Hello everyone, I am Ankita Datta, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students. In this video, we will be learning to derive the relation for combination of capacitors. Alright. And in combination of capacitors, we have two combinations, series combination and parallel combination. ठीक है? तो सबसे पहले let us start with series combination. So आप पहले डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास तीन कैपेसिटर्स हैं C1, C2 एंड C3 एंड ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है. सीरीज में कनेक्टेड है का मतलब क्या हो गया, आप ये देखिए कि C1 का जो एक एंड है वो C2 के एक एंड से कनेक्टेड है, फिर C2 का दूसरा एंड C3 के एक एंड से कनेक्टेड है. ऑलराइट, तो जब कैपेसिटर्स एक के बाद एक कनेक्टेड रहते हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन को जो है हम लोग कह देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. ऑलराइट, एंड ये जो कैपिटल C है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, एज इन कि C1, C2, C3 को रिप्लेस अगर हम लोग करना चाहते हैं विद वन कैपेसिटर तो उस एक कैपेसिटर को लगाने से भी हमारे सर्किट में कोई और चेंजेस आने नहीं चाहिए. ऑलराइट, तो इसी को हम लोग C को ही जो है हम लोग कह रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. सो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ एंड उसके बाद फिर हम लोग रिटन पार्ट में जाएंगे कि किस तरीके से आपको इस डेरिवेशन को लिखना है. ठीक है. सो यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है. ऑलराइट, एंड इस बैटरी के अक्रॉस C1, C2 और C3 कनेक्टेड है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका C1 का जो एक प्लेट है इसको नेम कर देते हैं एज प्लेट नंबर 1, इस प्लेट को 2, सारे प्लेट्स को अभी के लिए नंबरिंग कर देते हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है विद प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 6. ऑलराइट, एंड बाकी के जो प्लेट्स हैं ये आपका प्लेट नंबर 2 और 3, ये आपको लग रहा होगा कि ये आपका हवा में लटका हुआ है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम कर रहा है ना. सिमिलरली प्लेट नंबर 4 और प्लेट नंबर 5 भी जो है हमारे को ऐसा लग रहा है कि एज इफ ये हवा में है. ऑलराइट, तो ये प्लेट्स जो हैं वो डायरेक्टली बैटरी से तो कनेक्टेड नहीं है. ठीक है. सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो प्लेट नंबर 1 है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के. तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो प्लेट नंबर 1 से नेगेटिव चार्ज को उखाड़ करके प्लेट नंबर 6 पे जाकर के जमा कर दे रहा है. ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर प्लेट नंबर 6 पे अगर -Q चार्ज आ जाता है तो ये कहाँ से आया, प्लेट नंबर 1 से इस नेगेटिव चार्ज को उखाड़ करके प्लेट नंबर 6 में जमा कर दिया गया. तो प्लेट नंबर 6 हो गया आपका नेगेटिवली चार्ज एंड प्लेट नंबर 1 जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेगा. तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज मैं शो कर देती हूँ और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया. अब अगला प्रोसेस क्या होगा, ये जो प्लेट नंबर 1 है यहाँ पर इंडक्शन होगा, है ना. किस केस में, प्लेट नंबर 2 और 3 के केस में यहाँ पर अब क्या होगा, इंडक्शन होगा. प्लेट नंबर 1 यहाँ पर क्या करेगा, इंडक्शन के वजह से प्लेट नंबर 2 पे ऐसे नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पर आ जाएगा -Q. और क्योंकि आपका प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3 आइसोलेटेड सिस्टम था तो यहाँ पर अगर प्लेट नंबर 2 पे -Q चार्ज आ जा रहा है तो इस प्लेट नंबर 3 पर जो है आपका इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अगेन प्रोसेस ऑफ इंडक्शन टेक प्लेस करेगा. यहाँ पर प्लेट 4 में नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर -Q आ गया एंड प्लेट नंबर 5 में आपके पास +Q आ गया, है ना. आप किसी भी अब अगर आइसोलेटेड सिस्टम को उठा करके देखेंगे, जैसे कि आपने प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3 को देखा. ऑलराइट, प्लेट नंबर 2 एंड प्लेट नंबर 3 को देखा तो यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि नेट चार्ज जो है वो अभी भी 0 ही है. ऑलराइट, ये आपका यहाँ पर पॉजिटिव Q आ जाएगा, ये रहा आपका +Q. यहाँ पर अभी भी नेट चार्ज जो है वो 0 ही है. ऑलराइट, सो यहाँ पर जो बीच वाले जो प्लेट्स है वहां पर इंडक्शन की वजह से चार्ज अपीयर हो जा रहा है. तो एक चीज और आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर के पास
चार्ज जो है वो सेम रहता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर अगर हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाले डायग्राम को देखें तो यहाँ पर हमारा रिक्वायरमेंट क्या रहेगा कि जब ये तीनों कैपेसिटर्स लगे हुए थे तब बैटरी जितना काम कर रहा था वही सेम बैटरी को अगर हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के अक्रॉस लगाए वो अभी भी उतना ही काम करेगा, है ना। बस डिफरेंस क्या है इन दोनों सर्किट्स में कि पहले वाले सर्किट में 3 कैपेसिटर्स थे, अब दूसरे वाले सर्किट में इन तीनों का रिप्लेसमेंट आ गया है जिसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा था पहले वाले सर्किट में कि आपका जो बैटरी है, जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, उस प्लेट से वो नेगेटिव चार्ज को उखाड़ करके प्लेट नंबर 6 में जमा कर दे रहा था, है ना। सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर वाले सर्किट में, जो प्लेट आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, इस प्लेट से वो -Q चार्ज को उठा करके जमा कर देगा उस प्लेट में जो कि आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ऑलराइट, तो अभी भी जो बैटरी ने काम करा वो सेम ही रहा, है ना। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि यहाँ पर 3 कैपेसिटर के बदले में एक ही कैपेसिटर है। तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है बच्चों कि जो चार्ज आपका स्टोर हो रहा है इन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आप ऐसा समझ सकते हैं कि वही चार्ज जो है हर एक कैपेसिटर जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, हर एक कैपेसिटर के पास भी वही सेम चार्ज रहेगा। तो ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ा मदद करेगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स डेरिवेशन, है ना। तो अभी आप स्क्रीन को पॉज करके जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उन्हें नोट कर लीजिए। सो यहाँ पर अब होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास 3 कैपेसिटर्स है, सबके कैपेसिटेंसेस अलग अलग हमने कंसिडर करा है एंड हर एक पे चार्ज जो है वो सेम है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस वो अलग अलग होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर मान लिया है कि V1 जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस C1, V2 पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C2 एंड V3 पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C3, है ना। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं दैट let V1, V2 and V3 be the potential drop across C1, C2 and C3 respectively. Also Q is the charge stored in each capacitor, ठीक है। Now we can write that V is equal to क्या हो जाना चाहिए आपका V1 plus V2 plus V3, ठीक है। अब हमारे पास रिलेशन क्या है, We know Q is equal to CV और यहां से हम लोग V को लिख सकते हैं एज Q डिवाइडेड बाई C, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहां पर भी यूज करेंगे। V के लिए जो है हम लोग लिख सकते हैं दैट V is equal to Q डिवाइडेड बाई C। आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला सर्किट है उस केस में आपका V को हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाई C, जहां पर C जो है वो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। एंड V1, V2, V3 के लिए हम लोग अपने पहले सर्किट में आ जाते हैं। V1 को हम लोग लिख सकते हैं एज Q डिवाइडेड बाई C1 प्लस V2 को लिख देंगे एज Q डिवाइडेड बाई C2 प्लस V3 को लिख देंगे एज Q डिवाइडेड बाई C3। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर आपको बड़ी आसानी से दिख रही होगी कि ये Q जो है हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 और यही जो है आपका फाइनल रिजल्ट है ना। यही हमारे को डिराइव भी करना था, ठीक है। तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए एंड इसे नोट कर लीजिए। सो नाउ लेट्स बिगिन विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगेन मैंने 3 कैपेसिटर्स ले लिए हैं C1, C2 एंड C3।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों कैपेसिटर्स है उनका एक एंड कनेक्टेड है विथ वन पॉइंट एंड जो दूसरा एंड है वो दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। ऑलराइट, यहाँ पर ये तीनों कैपेसिटर्स जो है सेम पॉइंट्स के अक्रॉस ही कनेक्टेड है। एंड अगेन इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप देखें, इन पॉइंट्स को मैं नेम कर देती हूँ एज ए एंड बी। तो पॉइंट ए जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है एंड पॉइंट बी जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस भी है ना। एंड क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी आपका बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो बैटरी जितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है यानी कि V, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा अक्रॉस ऑल द थ्री कैपेसिटर्स। ठीक है, तो क्योंकि सारे कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस अलग अलग है एंड हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है, तो तीनों कैपेसिटर्स जो है वो अलग अलग चार्ज स्टोर करेंगे, है ना। सो लेट अस से कि कैपेसिटर C1 जो है उसमें जो चार्ज स्टोर हो रहा है ये हो गया प्लस Q1 और यहाँ आ गया माइनस Q1। C2 के लिए लिख देते हैं एज दिस इज प्लस Q2, ये हो गया आपका माइनस Q2 और ये हो गया आपका प्लस Q3 एंड माइनस Q3। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कैपेसिटर C1 के साथ क्या किया, जो प्लेट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना C1 के, उस प्लेट से नेगेटिव चार्ज को छीन करके यहाँ उस प्लेट पर जमा कर दिया जो कि आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। क्या इस चीज को समझ पा रहे हैं, है ना। सिमिलरली अगर हम लोग C2 पर ध्यान दें, है ना, C2 पर अगर ध्यान दें तो ये वाला जो प्लेट है ये कनेक्टेड है आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। तो बैटरी क्या कर रहा है, इस प्लेट से Q2 को उखाड़ कर, नेगेटिव Q2 को उखाड़ करके जमा कर दे रहा है राइट साइड वाले प्लेट पे, है ना, इस प्लेट पे ला करके जमा कर दे रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जा रहा है, C2 पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो हो जा रहा है Q2। सिमिलरली आपका C3 के साथ भी वही चीज हो रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ पर इस बैटरी के थ्रू जो चार्ज पास हुआ मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग बात करें तो जो टोटल चार्ज पास हुआ अक्रॉस द बैटरी वो हो जा रहा है आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अब अगर हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाले डायग्राम पे आ जाएं, है ना, सो लेट अस से कि यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हमने कनेक्ट करा अक्रॉस द सेम बैटरी। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो हो जा रहा है कैपिटल Q। ठीक है, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट सर्किट हम राइट साइड वाले सर्किट को तब कॉल करेंगे जब बैटरी अभी भी उतना ही काम कर रहा है जितना कि पहले कर रहा था, यानी कि कैपिटल Q को कितना होना पड़ेगा, कैपिटल Q शुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जब तीनों कैपेसिटर्स थे तब बैटरी के अक्रॉस जो चार्ज फ्लो कर रहा था वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 था, और जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा दिए तभी भी जो टोटल चार्ज आपका फ्लो कर रहा है अक्रॉस द बैटरी वो हो जाना चाहिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ऑलराइट, सो अब बढ़ते हैं डेरिवेशन की ओर। सो आई होप कि आप लोगों ने डायग्राम बना लिया है, अब लिखने का काम करते हैं, है ना। सो लेट Q1, Q2 and Q3 be the charges stored in C1, C2 and C3 respectively. So now capital Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, है ना। तो यूजिंग Q इज इक्वल टू CV हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल Q तो आपका CV के ही बराबर होगा, है ना, क्योंकि कैपिटल Q क्या है, जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर हो रहा था, तो कैपिटल Q को लिख देंगे एज CV। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कैपिटल Q को लिख देते हैं एज CV एंड Q1 को लिख देंगे एज C1V, क्योंकि
अगर आप Q1 देखें, Q1 क्या है? द चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर C1। C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V का ही है। ऑलराइट, सिमिलरली Q2 को लिख देंगे C2 इंटू V एंड Q3 को लिख देंगे एज C3 इंटू V। तो ये आ गया आपका C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका V जो है वो कैंसल आउट हो जा रहा है ना। एंड यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यही हो जाता है आपका डेरिवेशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप इसे नोट कर लीजिए। सो अब मैं आपको सम अप करके बता देती हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहला तो हमने स्टार्ट किया था विद सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या आ गया था? 1/C इक्विवेलेंट। ये पहला पॉइंट लिख लेते हैं। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर आपके पास n कैपेसिटर्स रहे इन सीरीज, सो फॉर n कैपेसिटर्स हम लोग इसी रिलेशन को जनरलाइज कर सकते हैं। 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट 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 टिल 1/Cn। ठीक है, एंड इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू सारे कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है ना। लेटर से सारे कैपेसिटर्स के जो कैपेसिटेंसेस हैं वो C डैश है, तो इन दैट केस आपके पास क्या आ जाएगा? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C डैश प्लस 1/C डैश। इस तरीके से हम लोग कितने बार ऐड करेंगे? 1/C डैश को n टाइम्स ऐड करेंगे। तो यहाँ से आपके पास 1/C इक्विवेलेंट आ जा रहा है n टाइम्स 1/C डैश। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपके पास C इक्विवेलेंट क्या आ जा रहा है? ये आ जा रहा है आपका C डैश डिवाइडेड बाई n। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हो जाता है, ये आपको मदद करेगा इन सॉल्विंग दी न्यूमेरिकल्स। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूला का एक छोटा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं और तीनों का कैपेसिटेंस जो है वो 3 माइक्रोफैरड है एंड ये कनेक्टेड है इन सीरीज। अब इनका अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो 2 तरीका हो सकता है। एक तो जो आपने प्रॉपर डेरिवेशन में सीखा, क्या होता है फॉर्मूला? 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो C1 C2 C3 तीनों का वैल्यू 3 है, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 1/C इक्विवेलेंट आ जा रहा है 3 टाइम्स ऑफ 1/3, यानी कि ये C इक्विवेलेंट आ जा रहा है आपका 1 माइक्रोफैरड। ऑलराइट, एक तरीका तो ये हो गया। और एक और तरीके में हम लोग क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो सेकंड मेथड में हम लोग ये C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C डैश डिवाइडेड बाई n इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पर n बेसिकली क्या है? n जो है वो है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट सीधा सीधा क्या हो जाएगा? C डैश। C डैश क्या है? जो कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस का वैल्यू है, जो कि है आपका 3 माइक्रोफैरड। एंड कितने कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है? 3 कैपेसिटर्स, तो डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से ये आपका डायरेक्टली आ गया C इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। ऑलराइट, तो ये जो आपका रिलेशन है ये आपको काफी मदद करेगा इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चीजों को सीखा हमने उसे सम अप कर लेते हैं। ठीक है, सो C इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में? C1 प्लस C2 प्लस C3। सो अगेन फॉर n कैपेसिटर्स, फॉर n कैपेसिटर्स C इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn। n कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो सबके कैपेसिटेंस को से इसको ऐड कर देंगे तो हमारे को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। अब जो है अगर सब कैपेसिटर के कैपेसिटेंसेस का वैल्यू सेम हो, है ना, सो C1 इज इक्वल टू C2 डॉट 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 इज इक्वल टू Cn, और इनके वैल्यू को अगर हम लोग C डैश कह दे रहे हैं, है ना,
तो इन दैट केस C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, C डैश प्लस C डैश, इस तरीके से आप n टाइम्स C डैश को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका n टाइम्स C डैश। ऑल राइट, सो अगेन इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं। सो लेट अस से कि हमारे पास यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स है, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है एंड तीनों के जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफैरड है। ऑल राइट, तो एक तरीका तो आपका क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना, जिसके हिसाब से क्या आ जाएगा आपका 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड विच इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड, है ना, ये आपका आ गया C इक्विवेलेंट। और एक और तरीका क्या हो जाता है अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करें, N क्या है, द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये आपका आ गया मेथड नंबर 1 से, मेथड नंबर 2 से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट सीधा सीधा हो जाएगा, 3 कैपेसिटर्स है तो N का वैल्यू हो गया 3 और C डैश जो है वो क्या है आपका 1 माइक्रोफैरड है, ये आ गया आपका 1 माइक्रोफैरड, तो ये सीधा सीधा आ गया आपका 3 माइक्रोफैरड। ऑल राइट, सो आई होप आपको इस वीडियो में जो भी एक्सप्लेन किया गया है वो अच्छे से समझ में आया है। इन केस कहीं पर भी अगर आप दिक्कत फील करते हैं तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।